सिंह आप सबका नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो है वह है प्लेटो की शासन प्रणाली के विषय में। आज हम उनकी शासन प्रणाली के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि कैसी उन्होंने शासन प्रणाली समाज के सामने प्रस्तुत की। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में शासन प्रणाली के विभिन्न रूपों को बताया। ठीक है, तो उनकी बहुत फेमस बुक है द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने शासन की विभिन्न शासन प्रणालियों के विषय में बताया। तो आज उन्हीं के विषय में बात करते हैं। तो पहली शासन प्रणाली उनकी थी अभिजात तंत्र, दूसरी थी सैनिक तंत्र, तीसरी धनिक तंत्र, चौथी प्रजातंत्र, पांचवी निरंकुश तंत्र और छठी राजतंत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये प्रणालियाँ याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये नोट डाउन करके रखिएगा स्टूडेंट कि प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का सबसे भ्रष्टतम रूप माना है। यानी कि वो डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी को सबसे शासन का भ्रष्ट रूप मानते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र प्रणाली होती है क्योंकि सारी जो शक्ति होती है वो राजा में केंद्रित होती है। राजा अपने विवेक और अपनी शक्ति के अनुसार उसका क्रियान्वयन करता है, तो वह राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है और उससे वही व्यक्ति चला सकता है जो शिक्षा के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करके प्रशिक्षण पूर्ण करता है। वही दार्शनिक राजा शासन करने के योग्य है और वही दार्शनिक राजा शासन को चला सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि शासन एक कला है, शासन एक आर्ट है और गवर्नेंस एक आर्ट है, और उसको वही जो है व्यक्ति चला सकता है जो शिक्षा के तीनों चरणों को, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चरण है, उनको कंप्लीट करता है और साथ ही साथ जो है ट्रेनिंग पूरी करता है। 15 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करता है और 15 वर्ष की ट्रेनिंग करने के बाद एक व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह उस शासन को सही तरीके से चला सके, तो वो एक दार्शनिक राजा बनने के योग्य हो जाता है क्योंकि उसमें सभी तरीके के गुण शामिल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उसने क्या किया कि अपनी पहली रचना में विधि और कानून को उन्होंने पूर्ण रूप से नकारा। वे विधि और कानून को अज्ञान मानते थे। क्या मानते थे? अज्ञान मानते थे, मतलब वो उसको वेस्ट मानते थे। ठीक है, तो उनका जो पूरा शासन है, पूरा आदर्श राज्य है, वो नैतिकता पर बना हुआ राज्य है और उनका जो राजा है वह भी पूर्ण रूप से नैतिक है। तो वो ये मानते थे कि दार्शनिक राजा का इतना विवेक होता है, उसमें इतनी नॉलेज होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है शासन को अच्छे से भली प्रकार से चला सकता है, तो वहाँ पर किसी भी तरह के विधि या कानून की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वो विधि और कानून को अज्ञान मानते थे। ठीक है स्टूडेंट, प्लेटो का शासन नैतिकता पर आधारित है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्लेटो ने परंपरा, प्रथाओं, विधि एवं कानून का अज्ञान माना। प्लेटो ने जहाँ द रिपब्लिक में विधि व कानून को पूरी तरह नकारा, अपनी फर्स्ट रचना में जहाँ उन्होंने पूरी तरीके से इन चीज़ों को नकारा, वही बाद की रचनाओं में द स्टेट्समेंट एंड द लॉज में विधि, कानून व दंड व्यवस्था के महत्व को समझते हुए अपनाया भी। अब क्यों अपनाया स्टूडेंट, ये भी आप जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कि उन्होंने बाद की रचनाओं में उनको ये महसूस हुआ, बाद के टाइम में उन्हें ये महसूस हुआ कि एक दार्शनिक राजा में कुछ हो सकता है कि उसके अंदर कुछ लालच आए, किसी तरीके की एक ऐसी उसमें अंदर अनुभूति हो कि वह सभी चीज़ें अपने लिए करने लगे, अपने स्वार्थ में घिर जाए। तो ऐसे में विधि और कानून का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्हें विधि और कानून की जो है एक ज़रूरत महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया कि बाद की जो उनकी रचनाएं थी द स्टेट्समेंट एंड द लॉज में उन्होंने विधि, कानून व दंड व्यवस्था को महत्व समझते हुए उसको अपनाने का बात कही। प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया था, ये याद रखिएगा। रिपब्लिक में उन्होंने विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया तथा दंड की बजाय शिक्षा पर बल दिया, जबकि स्टेट्समेंट और लॉज में उन्होंने कानून और विधि को भी सम्मिलित किया। प्लेटो के विचार में राज्य व समाज में कोई अंतर नहीं किया गया, इसलिए प्लेटो के विचार में कहीं भी संप्रभुता का विचार शामिल नहीं है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि प्लेटो के विचार में किस प्रकार का विचार सम्मिलित नहीं, तो संप्रभुता यानी सोवरेनिटी के बारे में उन्होंने अपनी पूर्ण रचनाओं में, अपने पूरे आदर्श राज्य में कहीं भी जिक्र नहीं किया है, वह उसे सिरे से नकारते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपको
प्लेटो की शासन प्रणाली के विषय में बात की और बात की कि आप वो किस प्रकार की शासन प्रणाली देखते थे और उनके लिए सबसे अच्छी शासन प्रणाली वो किसको मानते थे कि एक आदर्श राज्य में सबसे अच्छी शासन प्रणाली क्या होती है, वह राजतंत्र को मानते थे और सबसे भ्रष्ट वो लोकतंत्र को मानते थे। ठीक है स्टूडेंट, और किस प्रकार से उन्होंने शासन को एक कला के रूप में लिया और किस प्रकार से उन्होंने दो दार्शनिक राजा है, सभी जो पूर्ण निर्णय है वो इसकी विवेक पर वो सौंप देते हैं। तो इसलिए हमने प्लेटो की शासन प्रणाली में आपको इन सभी विषयों में के बारे में बात की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने प्लेटो की शासन प्रणाली के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके दूसरे विचारों के विषय में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हर वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपका जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।